हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। दुनिया में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। कुछ लोग खूबसूरत बनने के लिए सर्जरीज करवाते हैं, कुछ लोग जो ब्यूटिशियंस होते हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खूबसूरत बनने के लिए कुछ ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जिन पर चलकर उनको अपनों की जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। तो एक कहानी है उत्तर प्रदेश के जाफराबाद में रहने वाली कयामत की, जो कि अपने नाम के हिसाब से ही बहुत सुंदर थी। उसकी एक मुस्कान किसी को भी अपनी तरफ खींच लिया करती थी। वो जाफराबाद में पूरी जॉइंट फैमिली के अंदर रहती थी, लेकिन उसकी जो मेजर फैमिली थी वो थी उसकी अम्मी, उसके अब्बू और उसकी दादी। उसके अम्मी अब्बू उससे बहुत प्यार करते थे और उसे उसके ऊपर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने नहीं लगा रखे थे। जैसे छोटे टाउन की जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कयामत के ऊपर नहीं थे। कयामत भी बहुत खुले विचारों वाली थी, बड़े आसानी से लोगों से घुल मिल जाती थी, दोस्ती कर लेती थी और उसका अपना एक छोटा सा फ्रेंड सर्किल भी था जिनके साथ वो चिल आउट किया करती थी। लेकिन कयामत के बारे में जो एक खास और इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि कयामत का जो बर्थ था वो ईयर 2000 में हुआ था और जब उसका जन्म हुआ था तो कयामत बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। वो एवरेज बच्चों से भी बहुत ज्यादा उसकी जो खूबसूरती बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल आप उसे बदसूरत कह सकते हो कि वो दिखने में ऐसे लगते थे कि लोग उसको देख करते कि ये बच्ची इतनी बदसूरत क्यों है, और ये बच्ची बड़ी होगी तो ये तो और बदसूरत हो जाएगी, इससे शादी कौन करेगा। जो भी कोई जन्म के समय उसे देखने आता वो सब यही बातें किया करते थे। लेकिन दुनिया ठुकरा सकती है, माँ बाप अपने बच्चे को नहीं ठुकरा सकते हैं। कयामत की माँ को ये बात बहुत चुभा करती थी जब लोग उसकी बच्ची के बारे में ऐसा कहा करते थे। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई, लेकिन उसके दिखने में, उसके रंग रूप में कोई चेंज नहीं आया। वो वैसी की वैसी ही रही। 3 साल 4 साल की जब वो हुई तो आसपास जो बच्चे थे वो उसके साथ खेला नहीं करते थे। बोलते कि तू बहुत गंदी दिखती है, इसके अंदर साथ नहीं खेलेंगे। उसकी माँ जब दूसरे बच्चों को भी बोलते हुए देखती थी जैसे उनके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया, ऐसा उनको फील होता था। लेकिन वो क्या कर सकती थी। जब तक कयामत 5 साल की हुई वो ऐसे ही रही, लेकिन जैसे उसने 5 साल की उम्र क्रॉस की चीजें बदलना शुरू हुई। वो लड़की जो निहायती बदसूरत दिखा करती थी अब धीरे धीरे उसका रंग रूप निखरने लगा। महीने दर महीने, साल दर साल कयामत खूबसूरत होने लगी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही लड़की है जो बचपन में इतनी बदसूरत दिखा करती थी। वो धीरे धीरे अब बाकी सभी बच्चों से खूबसूरत होती जा रही थी और जैसे उसने 9-10 साल की एज तक वो पहुंची, वो निहायती खूबसूरत हो चुकी थी। लोग उसको देखकर सोचते कि ये तो कोई चमत्कार ही है। वहां पर जाकर जो कयामत की मम्मी थी वो बड़े गर्व से बोला करती थी कि तुम वही लोग हो ना जो मेरी बच्ची के ऊपर उंगली उठाया करते थे कि निहायती बदसूरत है। आज देखो तुम सारे बच्चों से ज्यादा खूबसूरत मेरी बेटी है। अल्लाह ना करे इसको किसी की नजर लगे। समय बीतता गया, कयामत बड़ी होती गई और कयामत पहुंची अपनी 18th बर्थडे पर। 18 साल की एज तक तो वो इतनी सुंदर हो चुकी थी कि आप ये बोल सकते हो कि आज तक आपने ऐसी ब्यूटी नहीं देखी होगी। मतलब अगर वो मिस वर्ल्ड की कंपटीशन में चली जाए, अगर सिर्फ खूबसूरती को देखा जाए तो उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा हुआ था एक बहुत ही गहरा राज। जब उसका 18th बर्थडे आने वाला था उससे 10 दिन पहले उसकी मदर की अचानक से साइलेंट अटैक से मौत हो जाती है। और जैसे उसकी अम्मी की मौत होती है कयामत बुरी तरह से टूट जाती है। उसकी अम्मी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी क्योंकि उसके अब्बू दुबई में कुछ काम करते थे और वो कभी कभी आया करते थे। उसका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था अपनी मदर और अपनी दादी के साथ था, सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ था। और जैसे ही उनकी मौत हुई सब लोग शॉक थे कि कैसे एक हंसती खेलती औरत बिल्कुल ठीक ठाक एक ही रात के अंदर खत्म हो गई। अपनी अम्मी के जाने के बाद कयामत बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। वो लड़की जो हमेशा चहलकदमी किया करती थी, हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, वो एक फूल सी बच्ची बिल्कुल मुरझा गई थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठी रहती थी। उसने अपने आप को एक शेल के अंदर इनक्लूज कर लिया था। उसके दोस्त उसकी हालत को देखकर बहुत परेशान थे, लेकिन उनको पता था कि अभी उसको बहुत गहरा सदमा लगा है और इस सदमे से उभरने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए उन लोगों ने भी उसको अपना स्पेस दिया। उसके अब्बू भी उसकी अम्मी के लास्ट रिचुअल्स करके वापस अपने काम के सिलसिले से दुबई चले गए थे और अब कयामत बिल्कुल अकेली रह गई थी। कयामत का एक बॉयफ्रेंड भी था जो इन सब लोगों का एक कॉमन ग्रुप था। मैं आपको बता दूं, स्टोरी हमसे शेयर की निधि ने। तो निधि जो है उनकी फ्रेंड थी, उनका पूरा एक क्लोज ग्रुप था, मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो जायन जो था वो कयामत का बॉयफ्रेंड था और साथ ही साथ वो उसका कजिन भी था। तो इन लोगों की शादी मतलब ऑलमोस्ट तय सी ही थी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी।
एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फैमिलीज को भी इसमें कोई इशू नहीं था कि इन दोनों की शादी की जाए। ऑलमोस्ट इनकी शादी फिक्स ही थी। तो अब जायन को उसका फियांसे भी बोल सकते हैं। जायन भी कयामत के नेचर में इस बदलाव को देखकर बहुत परेशान था। उसको पता था कि एकदम से उसकी अम्मी की डेथ हो गई है, तो वो भी उसको कंसोल करना चाहता था, लेकिन उसने भी उसको अपना स्पेस दिया कि धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आएगी, उसके बाद मैं इसका ध्यान रखूंगा। पर यह बात किसे पता थी कि जायन को अपने रिश्ते की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। करीबन 2 हफ्ते तक यही सब चलता रहा। लोगों ने उसको स्पेस दिया। फिर एक दिन निधि और उसके दोस्त कयामत के पास पहुंचते और बोलते कि कब तक तो ऐसे बैठे रहेगी, चल हम लोग नदी किनारे चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, तू भी थोड़ा बाहर निकलेगी, तुझे अच्छा लगेगा। जायन भी साथ में था, उसने भी उसे बोला। उन सबकी बात मानकर वो नदी किनारे पहुंची। नदी किनारे पहुंचकर वो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ उन्होंने कुछ बेसिकली नाश्ता टाइप चीज़ें खाई और उसके बाद वो सब खा पी कर वहाँ बैठे हुए थे। तो जायन जो था, कयामत अकेली बैठी हुई थी, वो उसके पास जाता है, उसके पास जाकर उससे बात करता है। जायन कहता है कि कयामत, कब तक तुम ऐसे उदास ही बैठी रहोगी और मनुष्यत फैलाती रहोगी? ये ज़िंदगी है, आगे बढ़ो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। हमारा भी रिलेशनशिप है, हमारा भी एक फ्यूचर है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। ऐसे अगर तुम रहोगी तो हम लोग कैसे खुश रह पाएंगे? जैसे जायन ने कहा, पता नहीं क्यों कयामत को एकदम से बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोली, तो छोड़ दो ना मुझे, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? मुझे पता है तुम्हें मुझसे कोई प्यार वार नहीं है, सिर्फ तुम्हें फिजिकल अट्रैक्शन और मुझसे तुम्हें सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये बात उसने इतने हाई टोन और पिच में बोली कि जो सारे दोस्त थे उन दोनों को देखने लगे। जायन बड़ा ह्यूमिलेटेड सा फील कर रहा था कि सारे दोस्तों के सामने कयामत ने उसको इस तरह से बेइज्जत कर दिया है। उसने कयामत से कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहां से उठा और उठकर वहां से चला गया। वो सारे दोस्त कयामत के पास आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उसने किसी को जवाब नहीं दिया और उठकर वहां से चली गई। किसी को समझ में नहीं आया। वो लोग भी थोड़ी देर के बाद वहां से निकल गए। लेकिन अगले दिन जो खबर आई उसने सबको दहला के रख दिया। खबर थी जायन की मौत की। जायन को किसी ने उसके खाने में जहर मिला के मार दिया था। ये सब सुनकर सारे दोस्त शॉक्ड हो गए। सब लोग जायन के घर पहुंचे, वहां पर देखा, पुलिस वहां पर थी। पता लगा कि जायन की मौत जहर खाने से हुई है। रात को वो कहीं बाहर से आया था और आने के बाद सीधा वो अपने कमरे में चला गया। पहले तो दोस्तों को लगा कि शायद जायन ने खुद ही उस चीज़ से लड़ाई बड़ी हुई, उसकी वजह से उसने जहर खा लिया है। लेकिन उनको बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। घर आकर उसने कुछ भी नहीं खाया था और कमरे का गेट खुला हुआ था, इसलिए वो कमरा बंद करके सोया था। वो बस लेटा हुआ था। तभी उसकी अम्मी जब अंदर आई तो उन्होंने देखा कि उसके मुंह से झाग वगैरह निकल रहे हैं। वो बहुत तेज चिल्लाई। उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिला उसको बचाने का। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया तो यही पता चला कि जायन लास्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ था। और जो सबसे खतरनाक बात वो ये थी कि जायन और कयामत ने एक ही थाली के अंदर चीज़ें खाना खाया था। जो खाना जायन ने खाया सेम वही खाना कयामत ने भी खाया था। और उसके बाद से जायन ने पानी की एक बूंद तक भी नहीं पी थी। और जहां जायन की मौत हो चुकी थी, कयामत को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन कोई इस चीज़ को लिंक वैसे भी नहीं कर पा रहा था, ना ही कर सकता था। उन्हें लगा कि अब जो कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, जायन जा चुका था और कैसे उसकी मौत हुई वो एक राज ही था जो जायन के साथ ही चला गया। क्योंकि अगर वाकई उस खाने में जहर होता तो कयामत को भी कुछ होना चाहिए था, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। खैर, पुलिस अपनी पूछताछ करके वापस चली गई। इधर जायन की मिट्टी की तैयारी शुरू की गई उसको दफनाने की। वहाँ पर सभी लोग रिश्तेदार आए, सारे लोग दोस्त आए और कयामत भी वहीं पर थी। निधि कयामत के पास पहुँचती है और जाकर पूछती है, कयामत तुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है? पहले जायन को जब चोट लग जाया करती थी तो सबसे ज़्यादा तू रोया करती थी, और आज जब उसकी मौत हो चुकी तेरे चेहरे पर एक शिकन की लकीर तक नहीं है। निधि ने जब कयामत को देखा, उसकी नज़र उस पड़ी तो बिल्कुल न्यूट्रल थी। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो लड़का जिससे वो बहुत प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई है और वो बिल्कुल न्यूट्रल खड़ी हुई थी। जब निधि ने कयामत से बोला तो कयामत का जवाब सुनकर निधि शॉक्ड रह गई। उसने कहा, अच्छा वो मर गया, वरना ये भी मेरे ही गले पड़ता। निधि ने उसकी बात सुनी, उसका दिमाग फ्यूज हो गया। ये क्या बकवास कर रही है? वो लड़का जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसके लिए ऐसी बात कर रही है। निधि ने अपने दिमाग में प्रोसेस किया कि ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। 2 हफ्ते के अंदर इसको अपनी ज़िंदगी के 2 सबसे बड़े सदमे लगे हैं। कोई भी कैसे स्टेबल रह सकता है? शायद इसीलिए ये ऐसी बातें कर रही है। लेकिन निधि ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की। ये सब बोलते हुए कयामत के चेहरे पर एक अजीब सी ही क्रीपी सी स्माइल थी। जैसे निधि वहाँ से गई, उसकी दादी आती है और बिल्कुल सबके सामने बोलती है, ये मनुष्य लड़की सबको खा जाएगी। ये अपनी माँ को खा गई, ये जायन को खा गई और पता नहीं और कौन बचा है। अल्लाह बचाए ऐसी खूबसूरती से। तो जैसे ही कयामत की दादी बोलकर घूमी, उधर से कयामत एक मर्द की आवाज़ में बोलती है,
तुझे भी भेज दूं तेरे नाती के पास। सुनकर सब शॉक्ड रह गए। उसकी दादी भी घूमकर देखती है, लेकिन सब लोगों को लगा कि शायद क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा बनती नहीं थी दादी और पोती की, तो शायद उसने गुस्से गुस्से में उनकी बात पे रिएक्ट किया है। जायन की खबर सुनकर कयामत के पापा भी घर वापस आ चुके थे दुबई से। जब वो आए, उसका पूरा सब अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, उसके बाद उन्होंने कयामत से कहा कि बेटा एक काम कर दो, थोड़े दिन अपनी नानी के यहाँ रह ले, क्योंकि उनका कंसर्न था कि घर के अंदर 2 मौतें हो चुकी, उसको बहुत सदमा होगा, तो वो अपनी नानी के यहाँ थोड़े दिन रहेगी तो थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएगी। तो उसने अपना सामान वगैरह पैक किया, और जब उसके अब्बू उसको लेकर मतलब बाहर निकल रहे थे, तो अपनी दादी को ऐसे घूरते हुए निकल रही थी, जैसे उसकी अपनी दादी से कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो। वो अपना सूटकेस लेकर चल रही थी और बस घर की दहलीज से बाहर निकलनी थी, तभी उसकी दादी किसी काम से जो घर का जो नल था उसके पास में गई, और वो वहीं से फिसल के सीधे मुंह के बल गिरी। मुंह के बल गिरने जब सब उनको संभालने गए तो सबके होश उड़ गए। उसकी दादी के दांत, उनकी जीभ बाहर निकली थे, पूरे दांत जीभ के अंदर गड़ गए थे कि मतलब बस ये जीभ कट कर गिर ही जाएगी। सबके सब लोग उसकी दादी को संभालने में लगे हुए थे। उस टाइम पर निधि भी वहीं पर थी, उसके दोस्त भी थे, और जब वो सब उनको संभालते निधि की नजर अचानक से कयामत पर पड़ी। उसने देखा कि कयामत उसकी दादी को देखकर वैसे ही हंस रही थी। निधि वापस से कयामत के पास जाके बोलती कि यार तुम ये क्या कर रही हो, पहले जायन की मौत पर तुम हंस रही थी और अब दादी को इतनी चोट लग गई लेकिन फिर भी तुम हंस रही हो। तो उसे कयामत बोलती, शुक्र करो बुढ़िया मरी नहीं, उसकी सिर्फ जुबान ही गंदी थी इसलिए जुबान कटी है। इतना बोलकर वो वापस से अपना सूटकेस लेकर अपने कमरे के अंदर चली गई। कयामत का ये रूप देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, खास करके निधि, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया था। खैर उनकी दादी का इलाज करवाया गया। अगले दिन उसके अब्बू उसको उसकी नानी के यहाँ पर छोड़कर आ गए। वहाँ पर उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया, वही वो चुपचाप बैठी रहती, अपने ही शेल के अंदर रहती। वहाँ पर भी उसके मामा का लड़का था अफजल। तो अफजल ऐसे एक दिन रात को पानी पीने के लिए उठा, करीबन रात के 1 बज रहे थे, तो उसने देखा कि उनकी छत की तरफ दरवाजा आता है वो खुला हुआ था। उसे लगा कि शायद ऐसे ही दरवाजा, मतलब सीढ़ी के ऊपर दरवाजा होता है वो खुला हुआ था, उसे दिख गया था नीचे से, तो लगा शायद ऐसे खुला रह गया होगा। वो उसको जैसे ही बंद करने पहुंचा और उसकी नजर छत पर पड़ी तो उसने देखा कि कयामत बिल्कुल सफेद बुर्का पहने हुए वहां पर बैठकर नमाज अदा कर रही है। वो उससे कुछ बोलता, पर तभी उसे लगा कि पता नहीं क्यों, उसे लगा कुछ बोलना नहीं, जो चुपचाप वापस से आकर अपने कमरे के अंदर सो गया। अगले दिन सुबह उसने अपनी दादी यानी कयामत की नानी से बात कही कि दादी कल रात को ये कयामत जो है ना 1 बजे सफ़ेद कपड़े पहनकर नमाज अदा कर रही थी और बहुत अजीब सी दिख रही थी, ये ठीक तो है ना? तो उसकी नानी ने थोड़ी परेशान तो हुई, पर उन्होंने बात पलटते हुए कहा कि बेटा इसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया है, हो सकता है थोड़ा अपने मन को शांत करने के लिए ये अल्लाह से दुआ कर रही हो। ये कहकर उन्होंने अफजल को तो समझा दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी। अब उन्होंने कयामत के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, उसकी हरकतें ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्हें दिखाई दे रहा था कि वो कयामत जो पहले पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, जो खेला करती थी, सबसे बातचीत किया करती थी, अब वो लड़की बिल्कुल शांत हो चुकी है, जैसे उसका किसी ने पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया हो। अब जब इन्होंने कयामत को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत अलग चीज़ ऑब्जर्व की कि कयामत के शरीर से बहुत ही अलग ही तरह की इत्र की खुशबू आया करती थी। इतनी अच्छी खुशबू थी कि मतलब आप सूंघ लो तो थोड़ी देर के तो आप बिल्कुल मेस्मराइज हो जाओ। तो उसकी नानी को शक हुआ, वो कयामत के पास गई और जाके बोलती है कि कयामत बेटा तुम्हारे शरीर से इत्र की बहुत अच्छी खुशबू आती है, थोड़ा इत्र हमारे भी लगा दो, हम भी ऐसा महक ले। तो कयामत उसे गुस्से में बना के उनसे बोलती है, ऊपर जाने की उम्र में इत्र लगाकर घूमोगी, नानी थोड़ा होश में रहो। इतना सुनकर उसकी नानी शॉक्ड हो जाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। नानी को धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी, उन्होंने और ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कयामत जो थी वो 5 टाइम की नमाज में एक भी नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो रात को 1 बजे नमाज जरूर पढ़ा करती थी। लगातार 5 दिन से छुप के देख रही थी, हर रात वो 1 बजे के आसपास छत पर पहुंचती सफेद कपड़ों में और वहां पर वो नमाज पढ़ा करती थी। और यहाँ से इसकी नानी का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने सीधा इसकी दादी को फोन किया, उनसे बात की और सब कुछ बताया। तो उनकी दादी और नानी ने मिलकर एक मौलवी साहब को ढूंढा और वो उनके पास गए। उनके पास जाकर उन्होंने मौलवी साहब को बताया कि मौलवी साहब ये जो लड़की, सारा उनका प्रोसेस उन्होंने बताया कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला कि जब से इसकी माँ की मौत हुई है तब से लड़की बिल्कुल बदल गई है। मौलवी साहब ने बताया कि इस लड़की के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जिन का साया है। इसकी माँ की मौत भी उसी वजह से हुई है और जायन की जान भी उसी जिन ने ली है। और आप शुक्र मनाइए कि आप बच गए, वरना आपकी भी जान जा सकती थी। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन वो जिन इसके ऊपर आया कैसे? तो मौलवी साहब ने बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो आया कैसे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो इसको छोड़ेगा नहीं।
उनकी बात सुनकर उनकी दादी नानी वहाँ से निकले और उन्होंने डिसाइड किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे और वो क़यामत की शादी कर देंगे। तो जितना नॉलेज उन्हें थी, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उस किसी लड़की की शादी कर दिया तो उसके आसपास उसके ऊपर कोई जिन है तो वो उसको छोड़कर चला जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, क़यामत तो थी ही भला की खूबसूरत, तो जैसे उसकी शादी की बात चली, कई जगह से उसके रिश्ते आए और एक बड़ी अच्छी खासी फैमिली से उसका रिश्ता आया। वो लड़के वाले उसको देखने आए। लड़के ने देखते ही क़यामत को पसंद कर लिया। सारी बातचीत हुई, वो लोग वापस निकले और जब वो घर से निकले तो 15 मिनट बाद कॉल आता है कि वो जो लड़का था जो क़यामत को पसंद करके गया था, अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अब जैसे ही घर में सबको पता लगा, सब समझ चुके थे कि क़यामत की वजह से सब कुछ हुआ है। वो इतनी मनहूस लड़की है कि उसके आसपास भी अगर कोई आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और जब ये बात आपके परिवार में फैलती है तो परिवार से बाहर भी फैलती है। और अब क़यामत के लिए किसी को भी नहीं लगता था कि कोई और रिश्ता आएगा। अब क़यामत वापस से अपनी दादी के घर आ चुकी थी। जब निधि को पता लगा क़यामत वापस लौट आई तो वो उससे मिलने गई। उस टाइम पर क़यामत अपने रूम में बैठी हुई थी अपने बेड पर और बैठकर वो उर्दू में कुछ बड़बड़ा रही थी। निधि उससे कोई भी बात बोलती, उसका जवाब उर्दू में दे रही थी। तो निधि से बोलती, यार क्या क़यामत, क्यों मजाक कर रही है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझसे वो डरावनी सी आवाज़ में बात करके मुझे डरा रही हो। तो क़यामत एकदम से गुस्से में बोलती है, जो मुझे परेशान करेगा मैं उसको सबको मार दूंगी। तो जैसे निधि हंसते बोलती है, अच्छा जैसे तूने ज़ायन को मारा? ये सुनते ही क़यामत एकदम निधि की तरफ पलटती है, बिल्कुल उसकी आंखों में डालती और बोलती है, हाँ, और उससे भी दर्दनाक मौत में दूंगी। उसकी आंखों के अंदर जो खौफ, जो कहते हैं ना, जो क्रूरता थी, जो भयानकता थी, उसको देखकर निधि इंस्टेंटली वहां से उठी और हड़बड़ाते उसके रूम से बाहर निकली और निकलते निकलते सीधा उसकी दादी से टकरा गई। उसकी दादी ने बोला, अरे कहाँ जा रही निधि बेटा? तो बोलते कि उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे डरे हुए थे, बोलते कि लड़की पागल हो चुकी है, कुछ भी बोले जा रही है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। निधि वहां से निकल गई और उधर दादी की नजर जब क़यामत पड़ रही तो उसके चेहरे पर एक अलग सा ही भयानकता थी। वो हंस रही थी। उसकी दादी बहुत परेशान हो गई। तो उसकी दादी ने वापस से ढूंढना शुरू किया और एक बहुत बड़े मौलवी के बारे में उनको पता चला। वो उनके पास गई, उन्होंने सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि आप उस बच्ची को मेरे पास लेकर आइए। वो उसको लेकर क़यामत को उनके पास गए। वहाँ पर उन्होंने उसके लिए एक ताबीज़ बना के रखा था। उन्होंने वो ताबीज़ क़यामत को दिया। उसकी दादी से भी कहा, क़यामत से भी कहा कि बेटा ये ताबीज़ कभी भी तुम उतारना मत, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। और आप भी ध्यान रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका ये ताबीज़ नहीं उतरना चाहिए। वो ताबीज़ पहनने के बाद क़यामत अब पहले की तरह ही नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे चमत्कार हो गया हो। एक दिन में ही वो पुरानी क़यामत बन चुकी थी। वापस सबसे हंस खेल के बात कर रही थी। निधि को भी बुलाया गया, उससे अच्छे से बात कर रही थी। निधि को इस बात का कोई दुख नहीं था कि कल क्या हुआ, लेकिन वो खुश थी कि उसकी दोस्त वापस आ गई है। समय गुजरा, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब बिल्कुल रिलैक्स थे कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिर एक लड़के की ऑफर भी आया शादी के लिए, क़यामत से निकाह के लिए। उसके लड़के के घर वाले तो नहीं चाहते थे क़यामत से उसकी शादी हो, लेकिन वो लड़का जो था वो क़यामत की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो गया था और जैसे तैसे मना कर अपने घर वालों को उसने निकाह के लिए राज़ी कर लिया था। खैर, इनकी शादी की तारीख तय हुई, इनकी शादी भी हुई। शादी होने में दिक्कतें बहुत आई, लेकिन फाइनली जैसे तैसे इनकी शादी हो गई। निकाह के 2 दिन बाद क़यामत की दादी की भी मौत हो जाती है। सब लोग पहुंचे, किसी को पता नहीं था मौत कैसे हुई, लेकिन सबको लग रहा था कि उम्र हो गई थी। उम्र के साथ साथ शायद इनकी नेचुरल डेथ हो गई है, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि वो डेथ क्यों हुई थी। खैर, उसकी दादी के भी सारे लास्ट रिचुअल्स हुए। उसके बाद क़यामत वापस अपने हस्बैंड यानी ससुराल चली गई और वहाँ वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। हंसते खेलते उनकी ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इनके जो हस्बैंड थे, इनका बेसिकली कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे, काम किया करते थे कॉन्ट्रैक्टिंग का। तो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में दिल्ली जाना था। तो सुबह वो दिल्ली के लिए निकले कि बोले बस एक अर्जेंट मीटिंग है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो कहने लगा ठीक है आप जाओ, यहाँ पर अम्मी अब्बू सब है, हम लोग सब मिलकर रह लेंगे। तो वो निकला और उसको 3-4 दिन के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन शाम को करीबन 8 बजे के आसपास वो वापस आ गया। तो वापस आ गया तो क़यामत बोले, यार आप तो दिल्ली गए थे, वापस कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जा रहा था, लेकिन फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, अब 1 हफ्ते बाद होगी, तो इसलिए फिर मैं दिन में अपना यहाँ काम निपटा के वापस से घर पे आ गया। चलो अच्छी बात है, मुझे भी घर पे थोड़ा अकेला सा लग रहा था, अब तुम आ गए हो तो मैं भी सुकून से सो पाऊंगी। अब खाना वाना खा पी के जब भी हस्बैंड वाइफ कमरे में पहुँचते हैं तो वो एक पैकेट निकालता है जो गिफ्ट रैप्ड था और क़यामत से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो क़यामत बड़ी खुश होती है कि अरे वाह, उसका हस्बैंड एक तो दिल्ली भी नहीं गया और साथ में उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया। तो बोलती क्या है इसमें? तो बोलता है खोल कर देखो। तो वो खोलते उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का सूट होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर ना, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर ये सफ़ेद कलर का जो सूट है बहुत सुंदर दिखेगा,
एक बार तुम इसे पहन के दिखाओ। तो वो पहनकर उस सूट को आती है और जब वो सूट पहन कर आती है तो बोलता है कि वाह तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारे गले में जो ताबीज़ है ना, काला ताबीज़, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि इस सूट के ऊपर उसने दाग लगा दिया। एक काम करो, तुम इस ताबीज़ को उतार दो। तो अपने पति की बात मानते हुए उसने दिमाग नहीं लगाया और उसने वो ताबीज़ उतार दिया। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब उसका हस्बैंड वापस आया था तो निधि कयामत के पास ही थी। कयामत ने निधि को बुलाया था कि उसके हस्बैंड बाहर चले गए थे, वो अकेला फील कर रही थी, तो निधि उसके पास आई हुई थी। जब उसका हस्बैंड आया तो वापस से वहाँ चली गई थी। इधर थोड़ी देर बाद निधि के फ़ोन पर उसे एक अपडेट दिखता है फेसबुक का, जहाँ पर कयामत का हस्बैंड दिल्ली में इंडिया गेट के साथ उसकी सेल्फी थी, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था और टाइम जो था वो जस्ट अभी 2 मिनट पहले का ही था। निधि कंफ्यूज होती है, लेकिन बोलती अभी तो वो घर पे था। लगा हो सकता है पुरानी फोटो उसने भी अपडेट की होगी। खैर अगली रात निधि वापस से अपना इंस्टा चेक कर रही होती है और देखती है कि इंस्टा पर कयामत का जो हस्बैंड है वो लाइव आया हुआ है और वो कहीं कव्वाली में बैठा हुआ है। वो सोचती है कि शायद शहर में कहीं पर कव्वाली हो रही है और वहाँ पर वो गया हुआ है, बट फिर भी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और पूछती है कि कयामत मतलब जीजू कहाँ पर है। तो बोलती है वो तो यहीं पर है, मेरे पास सो रहे हैं। ये सुनते ही निधि शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उनको बताती है कि मम्मी ये बात है। उसकी मम्मी निधि से बोलती है कि सुनो, तुम ना कयामत से दूर रहो, ये बात उसके घर में किसी को बता दो, लेकिन तुम्हें उसके घर पे जाने की जरूरत नहीं है। निधि सीधा कयामत के फादर को फ़ोन करती है और ये सारी बातें बताती है। वो ये बात सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। वो उनके पास और कोई सोच नहीं बचता, उनकी नानी को फ़ोन करते हैं। जब उनकी नानी को फ़ोन करते हैं तो जब ये सारी बात खुल जाती है, वो बहुत फोर्स करके उनसे पूछते हैं कि बताओ मेरी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जिन विन क्या हो रहा है ये सब। तो उसकी नानी बोलती है कि आप घर पे आइए, घर पे जब आप आएंगे तब मैं आपको सारी बात बताऊंगी। उसके फादर नेक्स्ट डे ही दुबई से सीधा वापस अपने घर पहुंचते और वो सीधा अपने घर की जगह कयामत की नानी के घर जाते हैं। और वो उसके फादर को शुरुआत से बताती है कि आपको तो पता ही है कि कयामत बचपन में कैसी दिखा करती थी। बोलता है हाँ, आप अपने काम में बिजी थे, लेकिन यहाँ पर उन दोनों माँ बेटी को बहुत ताने सुनने पड़ते थे। थक हार कर कयामत की अम्मी ने जगह जगह पर पता किया कि कैसे कयामत सुंदर हो सकती है। तो उसको किसी ने बताया कि आप किसी एक जिन को बुला लो, वो जिन आपकी बेटी को सुंदर बना सकता है। उसने वो तरीके पता किए और उसके बाद उसने एक जिन को बुलाया और वो जिन जब सामने आया तो उसने कहा कि आप मेरी बेटी को सुंदर बना दो। तो जिन उसकी मदर से कहता है कि मैं तेरी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगा कि उसे एक बार देख ले तो उसका दीवाना हो जाए और उसे नज़र भी नहीं लगेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या शर्त है। तो उसने बोला कि जब तुम्हारी बेटी 18 साल की होगी तो तुमको उसे मुझे सौंपना होगा। अब ये जो सोसाइटी प्रेशर होता है ना, ये इतना ज़्यादा होता है लोगों पर, वो कुछ भी कर गुजर जाते हैं। उसकी मम्मी के ऊपर इतना प्रेशर था कि बच्ची अगर ऐसी रही तो वैसे भी इसकी शादी नहीं होगी, पता नहीं क्या करे क्या नहीं, तो छोटी जब बड़ी होगी लोग इसका मजाक उड़ाएंगे तो कोई और स्टेप ना ले ले। तो उस प्रेशर में आकर उसकी मम्मी ने उस जिन के साथ सौदा कर लिया कि ठीक है, जब ये 18 साल की होगी तो मैं तुम्हें इसे सौंप दूंगी, लेकिन तुम्हें इसको सुंदर बनाना होगा। दोनों के बीच में डील हुई और जिन ने अपने वादे के मुताबिक कयामत को वाकई कयामत बना दिया। लेकिन जब उसका 18th बर्थडे आने वाला था, आपको याद है 10 दिन पहले उसकी अम्मी की मौत हुई थी, वो जिन उसकी अम्मी के पास आया और उसने बोला कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारे वादे का वक्त आ चुका है। 10 दिन बाद मैं कयामत को लेने आऊँगा और तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। जब उसकी अम्मी ने वो वादा किया था तब उसने नहीं सोचा था कि आगे जाकर क्या होगा। आज जब उनकी बेटी उनसे दूर होने जा रही थी तो उन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया। उसने कहा जिनसे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी बेटी वापस नहीं दे सकती हूँ। और उसके बाद उसकी अम्मी ने दूसरी सांस नहीं ली, क्योंकि डील के हिसाब से उसकी अम्मी ने उस कयामत को जिन को सौंपा नहीं था, तो जिन कयामत को छू नहीं सकता था और उसे मारकर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता था। लेकिन वो हर टाइम कयामत के साथ रहता था और जो भी उससे कुछ गलत कहता या उसके पास आने की कोशिश करता वो उसको मार देता था। जैसे उसने ज़ायन को मारा, जैसे उसने उसकी दादी को मारा। जब उसकी दादी ने उससे कुछ गलत कहा तो उनकी जीभ काटने की नौबत आ गई थी, और जब उन्होंने उसकी शादी करवा दी उसके बाद उसने उसकी दादी को भी मार दिया, क्योंकि उसकी दादी ही ढूंढ ढांढ कर जिन को दूर रखने का ताबीज़ लेकर आई थी। उसके पति के दिल्ली जाते ही उसने चालाकी से वो ताबीज़ उतरवाया और उसके बाद उसका पति बन के ही वहाँ पर रहने लगा। और अभी भी बला टली नहीं थी, अगर कयामत का पति वापस आएगा तो जिन उसको भी मार देगा, क्योंकि कयामत को ये बात पता नहीं है। ये सब बात सुनकर उन्होंने कयामत के हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि बेटा जब तक मैं तुम्हें फ़ोन ना करूँ तुम वापस शहर में मत आना। उन्होंने सब कुछ बता दिया था उसको।
उसके बाद वो एक बहुत बड़े मौलवी के पास गए और उनसे बातचीत की, तो उन मौलवी साहब ने बोला कि वो जिन बहुत ताकतवर है और बहुत और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और अब आप इसे अपनी बेटी की किस्मत समझ लीजिए, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वहाँ से निराश होकर सब लोग आ गए, सबने यही सोच लिया कि शायद यही क़यामत की किस्मत है। उधर जब क़यामत के हस्बैंड को पता लगा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और किसी को बिना बताए वो दिल्ली से वापस अपने शहर के लिए निकल गया। और जैसे ही वो निकला, रास्ते में उसकी एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई। और ये मौत नहीं थी, ये आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे उसकी मौत की खबर घर पे पहुंची, उससे पहले ही उसका जो यहाँ हस्बैंड था वो गायब हो चुका था। ये सब हुआ, उस दिन के बाद से वो जिन जो था वो गायब हो गया, वहाँ पे था ही नहीं वो। और इधर जब ये सब बात फैली, तो उसके जो फादर थे क़यामत के, उसके पास गए। उन्होंने जाकर उनको एक एक सच्चाई बताई कि बेटा, ये तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारे लिए श्राप बन गई है। उन्होंने बताया कैसे उनकी अम्मी ने उस जिन से डील की, जिन से डील करने के बाद ये सब कुछ हुआ। ज़ाइन की मौत, उसकी अम्मी की मौत, उसकी दादी की मौत, और आज उसके हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार भी वो जिन ही है। ये सारी बातें सुनकर वो बुरी तरह से टूट गई थी। ये बात उन्होंने किसी और को नहीं बताई, लेकिन इनके जो ससुराल वाले थे, उनको तो पहले से क़यामत मनहूस लगती थी। जैसे उनको ये खबर मिली, सबसे पहले जो पहाड़ टूटा गुस्से का वो क़यामत के ऊपर, उन्होंने क़यामत को घर से बाहर निकाल दिया। उसके फादर सब कुछ जानते थे, बिना कुछ बोले वो क़यामत को अपने घर पे ले आए और वो उसको अपने घर पे ही रखने लगे। क़यामत को जब से ये बात पता चली थी, वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी और उसे अपने आप से नफ़रत होने लगी थी। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। उसने अपने पूरे शरीर के ऊपर केरोसिन डाल लिया था और अपने आप को आग लगाने वाली थी, तभी उसके सामने वो जिन आता है। लाइफ में पहली बार उसने उसको देखा था, दिखने में वो बहुत सुंदर था। और वो जिन क़यामत से कहता है कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। पिछले 20 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मैंने ही तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है। ये सुनकर चिल्लाते हुए क़यामत बोलती है, क्या प्यार करते थे तुम मुझसे? तुमने मेरी हर खुशी छीन ली, मेरी अम्मी, मेरी दादी, ज़ाइन और मेरा पति भी तुमने मुझसे छीन लिया है। इतना कहकर वो बहुत फूट-फूट कर रोने लगी। क़यामत ने कहा कि जीते जी तो मैं तुम्हारी नहीं हो सकी, लेकिन आज मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ, उसके बाद तुम मुझे हमेशा के लिए ले जाना। वो जिन भी क़यामत से बहुत प्यार करता था, उसकी ये बातें सुनकर वो पिघल गया। उसने कहा कि रुक जाओ, तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये खूबसूरती मैंने तुम्हें दी है, मैं अगर चला जाऊँगा तो तुम्हारी खूबसूरती भी चली जाएगी। इतना सुनकर क़यामत ने उसकी आंखों में देखा, तो क़यामत की आंखों से ही उसने पढ़ लिया कि उसकी आंखों में हाँ है। वो जिन वहाँ से घूमा और पल भर में वहाँ से गायब हो गया, और उसी के साथ साथ चली गई क़यामत की खूबसूरती। उसके बाद क़यामत की ज़िंदगी में कोई बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ। वो आज एक स्कूल के अंदर टीचर है, और जितने दुख उसने झेले, जितने इंसिडेंट के साथ हुए, उसका उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो ज़िंदगी में अकेली ही रहेगी, वो शादी नहीं करेगी। वो आज भी अपने अब्बू के साथ रहती है, उनका ध्यान रखती है और अपनी ज़िंदगी चला रही है। तो ये थी क़यामत की कहानी, जिसने अनजाने में ही, जिसकी खूबसूरती की वजह से 4 जानें चली गई। सोशल प्रेशर में आकर उसकी अम्मी ने एक जिन के साथ सौदा किया, जिसकी कीमत ना सिर्फ उसकी अम्मी को, बल्कि सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क़यामत को। आज वो ज़िंदगी भर अकेली है। ज़ाइन जो क़यामत से प्यार करता था, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसकी दादी जिसको बचाने के लिए बीच में आई, उनको मरना पड़ा, और उसका हस्बैंड, उसको भी इस दुनिया से जाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं, जो फोर्सेस आपके कंट्रोल में ना हो, जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हो, उनको आपको अपने फ़ायदे या फिर दूसरे के नुकसान के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना उसकी बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा सौदा हुआ होगा? क्या वाकई में ऐसे सौदे पॉसिबल हैं? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।